सभी को जय हिंद। यहाँ पर हम यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए हैं तो वो देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रावट हुक ने खोजा था। रावट हुक ने किसकी खोज की है? तो पहला ऑप्शन है केंद्रक की, दूसरा है बी में कोशिकी विभाजन की, तीसरा है कोशिका की और चौथा है बी तथा सी दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आगे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड तो न्यूक्लियस, सेल डिवीजन, सेल और बोथ ये दिया है। तो इसका आंसर होगा सी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। तो ये भी पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक और तीसरा है थियोडोर स्वान। तो जैसा कि हमें मालूम है कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की है। तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा। और जैसा कि हमने पहले देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले विषाणु की खोज की है और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोकैरियोटिक में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? मतलब कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है नाभिकीय भित्ति, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोई भी कोश सेल मेम्ब्रेन से बंद कोई भी ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है। मतलब कोई भी कोशिकांग ऐसा नहीं होता जो कोशिका कला से ढका हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें न तो नाभिकीय भित्ति होती है, नाभिकीय भित्ति मतलब केंद्रक भित्ति की बात हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। मतलब कोई भी सेल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड ऑर्गेनली नहीं होती है। अब आगे ये इंग्लिश में क्वेश्चन यही दिया गया है। इसमें पूछा है प्रोकैरियोटिक ऑफ द प्रोकैरियोट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट। तो सभी एब्सेंट होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कोशिका भित्ति रहित कहलाती है, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। तो इसका ऑप्शन ए है साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट और ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा प्रोटोप्लास्ट। अगर कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें पूछा है हरित लवक की झिल्ली होती है, इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज। अगर हिंदी में क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसे इंग्लिश में पढ़ लिया करो। पहला इसमें ऑप्शन है सिंगल लेयर्ड होती है, दूसरा है डबल लेयर्ड होती है, तीसरा है मल्टीपल लेयर्ड होती है और चौथा है कंपाउंड स्ट्रक्चर होती है। तो हमें पता होना चाहिए कोशिका के अंदर 3 ऑर्गेनली हैं जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं। एक तो केंद्रक डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं। ये कैसी होती है? द्विपरतीय संरचनाएं होती है, मतलब डबल लेयर्ड हैं। आगे देखते हैं। तो इन्हें याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 6 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है पायरुविक कार्बोक्सिलेज, दूसरा है हेक्सोकाइनेज मतलब ये एंजाइम है, और तीसरा है RUDP कार्बोक्सिलेज और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इधर इंग्लिश में यही क्वेश्चन दिया गया है। विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा आंसर ठीक होगा इसका वो हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। RUDP कार्बोक्सिलेज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हरित लवक के अंदर। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है निम्न में कौन सा कोशिकांग कोशिका का बिजली घर कहलाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत पहले भी कक्षाओं में आ जाते हैं, जैसे 8th में ही पढ़ लिया होगा आप लोगों ने।
इसमें है प्लास्टिड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम। तो यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा गया, मतलब ऊर्जा कहाँ पर बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी कोशिका की रसोई क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं और आत्मघाती थैलियाँ लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, और पैकिंग मटेरियल, किसका पैकिंग मटेरियल क्या होता है, गोल्जी बॉडी। तो ये कोशिकांग हैं, इनसे रिलेटेड तो मैं ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा गया जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित हो तो इस ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी है टीलोसेंट्रिक और ऑप्शन सी है एक्रोसेंट्रिक और ऑप्शन डी है सब मेटासेंट्रिक। तो इसमें क्या बोला गया है, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित होता है तो ऐसे गुणसूत्र को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वी, टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक कब बोलते हैं वो समझ लेते हैं। मेटासेंट्रिक क्या होता है, जब सेंट्रोमियर मध्य में होता है गुणसूत्र के तो उसे मेटासेंट्रिक बोलते हैं। टीलोसेंट्रिक शीर्ष पर होता है, ये तो मैं पता होना चाहिए। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जब टीलोसेंट्रिक के अंदर गुणसूत्र होता है, एक्रोसेंट्रिक में जब सेंट्रोमियर टीलोमियर के अंदर होता है तब एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। सब मेटासेंट्रिक में मध्य से एक और अधिक होता है तो उसे सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। तो ये चारों पता होना चाहिए, ये पहले पूछे भी जा चुके हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं तो ये मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है बी आकार के गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी है सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी है एक्रोसेंट्रिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बी आकार के गुणसूत्र मेटासेंट्रिक होते हैं। मेटासेंट्रिक में क्या है कि मध्य में सेंट्रोमियर होता है तो ये बी शेप का रूप ले लेते हैं। इनके डायग्राम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेटासेंट्रिक बी आकार के गुणसूत्र हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है टीलोसेंट्रिक में गुणसूत्र कहाँ पर है, बिल्कुल शीर्ष पर सेंट्रोमियर है। और एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टीलोमियर के अंदर है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एक भुजा की तरफ अधिक है और मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मध्य में है, मतलब ये बी शेप होते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है यही, टर्मिनल सेंट्रोमियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका ऑप्शन ए है एक्रोसेंट्रिक में, ऑप्शन बी है मेटासेंट्रिक में, ऑप्शन सी है सब मेटासेंट्रिक में, ऑप्शन डी है टीलोसेंट्रिक में। तो इसका मतलब है टर्मिनल मतलब एक बिल्कुल शीर्ष पर कहाँ पर उपस्थित होता है सेंट्रोमियर, कौन से क्रोमोसोम में। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने देखा था कि अगर सेंट्रोमियर शीर्ष पर उपस्थित होता है तो उसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टीलोसेंट्रिक। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर टीलोमियर के अंदर होता है। मेटासेंट्रिक में बीच में होता है सेंट्रोमियर। सब मेटा में एक भुजा की तरफ सेंट्रोमियर होता है और टीलोमियर में टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, बीच में वो शीर्ष पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है न्यूक्लियोलर संगठन क्षेत्र गुणसूत्र का संकीर्ण है, मतलब NOR जैसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। तो ये संकीर्ण क्षेत्र है। तो इसमें ऑप्शन ए है प्राथमिक, द्वितीयक, सेंट्रोमियर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि NOR क्षेत्र है वो कैसा होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है जिसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जीन्स क्या है, जेनेटिक की सूक्ष्मतम इकाई को जीन्स कहते हैं, मतलब आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है, जीन।
तो यहाँ पर जीन्स उपस्थित होते हैं NOR क्षेत्र में, मतलब द्वितीयक क्षेत्र जिसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है तो ऐसा गुणसूत्र कहलाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? एक्रोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर की स्थिति जब मध्य भाग में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्या होता है कि सेंट्रोमियर की स्थिति मध्य में होती है, तो यही इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये RPSC में आ चुका है पहले। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, डॉट डॉट प्रकार के गुणसूत्र दुर्लभ होते हैं। टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर रेयर। तो ये PGT में पूछा गया है पहले। अब इसमें क्या बोला गया है कि कौन से दुर्लभ होते हैं, मतलब बहुत कम परसेंटेज होता है कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सब मेटासेंट्रिक ए है, मेटासेंट्रिक बी है, और ऑप्शन सी में ए बी दोनों है, ऑप्शन डी में है टीलोसेंट्रिक। तो कौन से गुणसूत्र रेयर होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इसे याद कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रकाश निर्भर प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन का परिवहन, प्रोटीन तथा शर्करा को जोड़ना, और ऑप्शन डी है स्पिंडल तंतुओं का निर्माण। तो ये इंग्लिश में दिया गया है। अ मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, बी है द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी है लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर, ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोटीन तथा शर्करा को जोड़ना। बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में पूछा गया, ऑप्शन ए में बोला है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश निर्भर प्रकाश संश्लेषण। तो ये गोल्जी काय का कार्य तो नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें हेल्प होती है, तो ये गोल्जी का बॉडी का कार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉन परिवहन मतलब ETS साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ऑप्शन डी है स्पिंडल तंतुओं का निर्माण, तो ये स्पिंडल तंतुओं का निर्माण सेल डिवीजन में होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो निर्माण करती हैं स्पिंडल तंतुओं का। आगे अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोल्जी काय निर्माण से संबंधित है प्रोटीन निर्माण से, कोशिकीय स्रावण से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणों की गति से, ऑप्शन डी है सिनेप्सिस से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो हमें देखना है। गोल्जी काय निर्माण संबंधित है, तो इसका नंबर डी, इसका वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। गोल्जी काय का निर्माण किससे संबंधित है? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब है जुड़ना, है ना। साइनोप्सिस से संबंधित क्या है? गोल्जी काय का निर्माण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पूछा गया कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइको प्रोटीन बनने का स्थल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है लवक, ऑप्शन डी है गोल्जी काय। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो देख लेते हैं। तो राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक और गोल्जी बॉडी। तो ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी बॉडी के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ जाता है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ता है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में। रफ ER है मतलब स्मूथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर मतलब लिपिड फॉर्म। रफ ER और स्मूथ ER ये अलग फंक्शन है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आगे प्रश्न नंबर 17 है जो कि PGT बॉटनी 2004 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है क्रस्टी, थाइलेकॉइड, सिस्टर्न और आर्कोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सिस्टर्न कहते हैं क्रस्टी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और थाइलेकॉइड उसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो आगे
हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे हम जान लेते हैं गोल्जी बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रश्न। गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पौधों में इसे डिक्टियोसोम या लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी में कुछ चपटी मुड़ी हुई थैलियाँ होती हैं जिन्हें सिस्टर्न कहते हैं। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई है जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आगे प्रश्न है जो कि टीजीटी बायोलॉजी 2004 में आया है। निम्नलिखित में से कौन एक गोल्जी एपरेटस की क्रियागत इकाई है? बिल्कुल S17 के जैसा ये प्रश्न है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सिस्टर्नी हो जाएगा, है ना। सिस्टर्नी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गोल्जी काय की इकाई क्या है? गोल्जी एपरेटस की इकाई या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की इकाई सिस्टर्नी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में पूछा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है? तो अभी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को पौधों में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। एक और इसका नाम लाइपोकॉन्ड्रिया भी है। तो अगर पौधे हैं उनमें क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम, जबकि जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में गोल्जी काय नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, इसे देख लेते हैं। क्यादमेटा को देखने के लिए अर्सूती विभाजन की सबसे उपयुक्त अवस्था है? तो इसका ऑप्शन ए है मेटाफेज 2, ऑप्शन बी है डाइकाइनेसिस, ऑप्शन सी है डिप्लूटीन और ऑप्शन डी है पैकिटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिप्लूटीन, जो कि प्रोफेज की अवस्था है। डिप्लूटीन मतलब ये उसमें होती हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिप्लूटीन। आगे इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।